बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज के साथ मैं हूं यासिर खान और मैं हूं आमना आदिल। आप देख रहे हैं सुबह की आवाज, जहां आप सुनते हैं दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और आवाम की आवाज हमारे साथ। बिल्कुल, आज वन सेकेंड हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस करने के लिए, बहुत सारे गेस्ट भी मौजूद हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे और आज हम टिका के जो है इसका तज्जिया करेंगे, एनालिसिस निकालेंगे और आज का शो भी इंशाल्लाह पिछले तमाम शो की तरह बिल्कुल अमेजिंग गुजरेगा। तो हम और आपकी सुबह को ताज़ा करना तो हमारा फर्ज है और वो तो हम बिल्कुल करेंगे। यासिर, मुझे ये बताइए कि कल का दिन कैसा रहा? कल का दिन मुझे बहुत अच्छा रहा क्योंकि कल का मॉर्निंग शो भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद का तो पूरी रूटीन रही है, जो मेरा वर्कलोड भी मुनासिब था, कम था और मैं जल्द ही सुकून से अपने घर चला गया था और बड़ा रेस्ट किया मैंने और इसलिए आज देखते हैं मेरा पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ओके, वेरी नाइस, दैट इज वेरी गुड। अच्छा यासिर, मजेदार सी बात ये है कि वाकई में जब आपको इफ यू आर हैविंग द सफिशिएंट टाइम टू टेक रेस्ट और अगर आप अपनी नींद पूरी करें तो ये वाकई में बड़ी अच्छी चीज होती है। बिल्कुल, नींद तो लाजमी, नींद मेरी बहुत कम हो रही थी, तो मुझे तकरीबन 6-7 घंटे की नींद चाहिए होती है सोने की। एक्चुअली हर बंदे को चाहिए, फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल जिसका वर्कलोड ज्यादा है उसको तो और नींद करनी चाहिए। तो इसलिए नींद नहीं हो रही थी, तो मैं एक्टिव नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी मैं आता था और काम करता था। तो खैर इंशाल्लाह ताला अब जो है इस सिलसिले को बरकरार रखेंगे और आगे चलते रहेंगे। तो आई थिंक सो टाइम्स है कि बगैर हम अपने इंडेक्स की तरफ आते हैं, तो आज सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली हमारा हेल्थ पे है। आमना, बिल्कुल, सबसे पहले क्योंकि हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए, उसका सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। और मैं हमेशा कहती हूँ जान है तो जहान है। तो आज हम स्पेसिफिकली जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है इन्फ्लुएंजा, यानी कि जो फ्लू आमतौर पर सर्दियों में हर घर का मेहमान बन जाता है, उसके बारे में किस तरह से उसको अवॉइड किया जा सकता है, किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारी इसी तरह की चीज़ें हम लोग किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं ताकि हम लोग बीमारियों से बच सकें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे और आपको भी बताएंगे, आगाह भी करेंगे। और ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो आज उसके बाद हम बात करेंगे खान साहब के बारे में। ज़ाहिर पता है खान साहब बहुत ट्रेंड कर रहे हैं आजकल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और लॉन्ग मार्च के वाले से वैसे भी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन एक और जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जो इंकशाफात आ रहे हैं सामने कि सुप्रीम कोर्ट के जो सदर हैं कि वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की तंजीमें हैं, उनका ये क्लेम करना है, उनका ये मानना है कि खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक, उनके हक़ के मुताबिक उनका FIR जो दर्ज की गई है वो नहीं की गई। एक्चुअली वो जिनकी मुद्दत में करवाना चाहते थे वो नहीं हुई, SHO की अपनी मुद्दत में दर्ज की गई, उनको इंसाफ नहीं मिला। मुल्क के वज़ीर आज़म की, अगर जो साबिक वज़ीर आज़म है उसकी अगर FIR दर्ज नहीं हो पाती आसानी से, तो आम शहरी का क्या हाल होगा। यहाँ से आप पूरे मुल्क का मैकेनिज्म देख सकते हैं कि कैसे ये मुल्क काम कर रहा है। तो आज उस सब पर भी डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली क्या इशू है। पाकिस्तान की खबर रखना और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की खबर रखना वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ इमरान खान तो ऑब्वियसली हम लोग बात करेंगे क्योंकि वो लाइमलाइट में रह रहे हैं जब से लॉन्ग मार्च हुआ और उसके बाद उनके ऊपर होने वाले कातलाना हमले के बाद। तो इमरान खान इज द हेडलाइन। लेकिन आज हम बात करेंगे PMLN के चेयरपर्सन नवाज शरीफ के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ के पासपोर्ट के बनने के जो है इंतजाम भी किए जा रहे हैं। पासपोर्ट बन जाएगा 5 साल की मुद्दत के लिए आई थिंक सो, और फिर उसके बाद उनको लंदन से पाकिस्तान भेजा जाएगा। मियां शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो कि कुछ दिनों पहले भी मिस्र गए थे, अल शेख में एक उनकी समिट थी, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग थी, वहाँ पर गए थे और उसके बाद वो लंदन अपने भाई से मिलने गए और वहाँ से अब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और इम्कानात बढ़ चुके हैं। अब तक की न्यूज़ के मुताबिक, अब तक के एनालिसिस के मुताबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान के, जो अब लंदन से पाकिस्तान आएंगे और उनके आने के इम्कानात बढ़ चुके हैं, जिनके बारे में बड़ी कयास रही है और बड़े इंतजार से कहा जा रहा था। इनफैक्ट पिछले दिनों में हम लोगों ने इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी देखी थी कि नवाज शरीफ वापस आए तो उनको हम खुद इस्तकबाल करने जाएंगे। लॉन्ग मार्च में उन्होंने कहा था कि अगर वो वापस आ जाते हैं तो हम लोग खुद उनका इस्तकबाल करेंगे और उनको लेकर अब देखना है कि अब आ रहे हैं तो किस तरह से इस्तकबाल होगा और क्या सिलसिला होगा, क्या क्या नई डेवलपमेंट्स आएंगी। क्योंकि ये साल, ये महीने जो एक्चुअली अक्सर मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत सेंसिटिव जोन बन चुके हैं। यहाँ पे ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं डे बाय डे और टाइम बाय टाइम जो समझ से बाहर है, जिनका कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको फेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। एक्चुअली यासिर, आई वुड लाइक टू
पोर्ट्रे हियर कि वाकई में पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन राइट नाउ, और हम सबको दुआ गो होना चाहिए कि हमारी धरती जो है, हमारी ज़मीन जो है, हमारा जो पाकिस्तान है वो सही सलामत रहे और हमेशा जो है वो इस तरह ग्रो करे कि हम लोगों को भी प्राउड फील हो और हमें भी कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हर पाकिस्तानी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पाकिस्तान का फख्र बनने में कंट्रीब्यूशन जरूरी है। बिल्कुल ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इसके बाद एक और सबसे अहम टॉपिक जो कि अक्सर हम डिस्कस करते आ रहे थे, जो आजकल डिस्कस और हो रहा है, जी बिल्कुल, हमारे अरशद शरीफ का मामला जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले ये कहा गया कि कीनिया की पुलिस की तरफ से जो है आइडेंटिटी का मसला देखा गया कि रॉन्ग आइडेंटिटी की वजह से उन पर गोलियां चलाई गई, उन्होंने सिग्नल की खिलाफ वर्जी की, उनके कीनिया पुलिस के रोकने पर नहीं रुके, इस वजह से पुलिस ने फायरिंग कर दी। तो ये स्टेटमेंट सामने आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इसको कम्प्लीटली निगेट कर दिया है जी, और कम्प्लीटली ये बताया जा रहा है कि अरशद शरीफ पर उनके कत्ल से पहले बेहिमाना तशद्दुद बिल्कुल हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके सामने आ चुकी है, और वो सिर्फ जो कि एक्चुअली एलिज्ड कहा जा रहा था कि मुबैना तौर पर कत्ल किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑफ कीनिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ कीनिया, लेकिन अब ये चीज़ क्लेम हो चुकी है, पोस्टमार्टम में आ चुकी है कि कितनी बेदर्दी से और इब्रतनाक सजा दे देकर अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अरशद शरीफ के नाखून उखाड़े गए, उनकी कलाई तोड़ी गई, उनको तशद्दुद किया गया और फिर उनको सरेआम उनके करीब आके उनको गोलियां मारी गई उनके सर के अंदर, जो कि पहले इंकशाफ किया जा रहा था कि स्नाइपर की वजह से मारा गया है, पुलिस ने मारा है, जो कि सब जो साथ से खबरें आ रही थी उनकी तरदीद अब हो चुकी है कि अरशद शरीफ को एक्चुअली किस तरह से उनका कत्ल हुआ है, वो सब रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है और बहुत सारे सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो है वो खड़े कर दिए हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि असल में सिचुएशन है क्या और हमारे सहाफ़ी जो है उनको कब इंसाफ मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें तो वाकई ही में ये एक अलमिया है कि एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी का कत्ल हुआ, इतने बुरे तरीके से कत्ल हुआ और किसी ने बात तक और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, बड़े बड़े इतने जो ओहदे रखने वाले लोग हैं जिन्होंने क्रेडिबिलिटीज़ ली हैं, एक्चुअली उनके साथ अगर इंसाफ की फराहमी नहीं है, आप देख सकते हैं कि आम आदमी का इस वक्त क्या हाल होगा। खैर इस पर दोबारा डिटेल में बात करेंगे। तो महंगाई पर क्योंकि अहम इंसान का रोना तो महंगाई होता है, आपका मेरा यासिर का, और यासिर तो वैसे भी बड़े शाह खर्च किस्म के इंसान हैं, सिर्फ अपने लिए किसी और के लिए नहीं। तो कितना इफेक्ट होता है आम इंसान महंगाई की वजह से, महंगाई के अंदर क्या जो है पेशरफ सामने आई है, क्या जो है अब होने जा रहा है अवाम के साथ, ये सारी बातें हम आपसे आज करेंगे कि महंगाई अब आपको कितना इफेक्ट करने वाली है। बिल्कुल, क्रिकेट के साथ साथ महंगाई भी जो है अपने स्कोर बहुत हाई करती जा रही है और बड़ी अचीवमेंट करती जा रही है, सेंचुरी पे सेंचुरी टमाटर आलू प्याज मारते जा रहे हैं। आज उस सब पे बात करेंगे कि एक्चुअली अब क्या रेशो हो चुकी है इस वक्त महंगाई की, उस सब पे बात करेंगे। क्रिकेट के साथ मुशाबत दे दी है और हम लोग वर्ल्ड कप T20 की बात ना करें तो ये हो ही नहीं सकता। और फिर पाकिस्तान आउट ऑफ नोवेयर, वो कल पाकिस्तान की तो ऐसी यासिर कहना मैं एक मीम देख रही थी, उसमें इट वाज लाइक कि पाकिस्तान सबसे पहले बाहर जा रहा था, उसने सबसे पहले फाइनल में पहुंच गया। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कितने आदमी थे। एग्जैक्टली कितने आदमी थे। तो ये आज हम बात करेंगे जी वर्ल्ड कप के बारे में। T20 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है और उसी के साथ साथ जी इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का फाइनल मैच आज होगा। और इसी के साथ साथ यासिर कल इंडिया का मैच जो था ना वो मतलब समझ नहीं आई कि इंडिया ने क्यों परफॉर्म नहीं हम किया। इस दुख में आपके साथ बराबर के शरीक हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खेल तो खेल है, लेनी फिक्र नहीं करनी। आज हम आपका बदला जो है ना वो मेलबर्न की हाँ लेकर रहेंगे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आप टेंशन नहीं लो, आप हमारे हमसाए हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, एशिया में रहना चाहिए, कब एशिया में आए आप टेंशन न लें। और इसके अलावा बात करेंगे जो कि एक मोटा टॉपिक एक और भी सामने आया है, जो डेवलपमेंट आ रही है, क्योंकि डॉक्टर जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व कहते हैं बड़े इदारे को, वो अब भी पॉलिटिक्स के अंदर जो है अपना थोड़ा सा रंग दिखा रहे हैं, बयानात सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की तरक्की, इज्जत कहाँ कहाँ जा रही है, पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक से तशबीह देते हुए उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं, वो भी आज आपसे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपसे डिस्कस करना बहुत लाज़मी था। टेक्नोलॉजी का टच तो लाजमी देते हैं, तो आज टेक्नोलॉजी पर भी बात होगी यासिर, है ना? बिल्कुल, थोड़ी सी बात करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त जो है अकॉर्डिंग टू द टावर एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर
स्पेशली टावर्स जो बनाए जाने लगे हैं या जो टावर्स खरीदे जाएंगे मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से, इंटरनेशनल कंपनीज की तरफ से, वो किस किस मालियत के होंगे, किस किस कंपनी के होंगे और पहले कितनी इसकी बाइडिंग हो चुकी है, आज उसकी भी डिटेल में हम उसके कच्चे छट्टे खोलेंगे और डिटेल में बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की अलहदगी की जो खबरें पिछले कुछ दिनों से गर्दिश कर रही थी वो आखिरकार सच निकली और बाकायदा तौर पर एक दोस्त की तरफ से जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है और बता दिया गया है कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर शुएब मलिक और टेनिस स्टार, इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा में डिवोर्स हो गई है। और उसी के साथ साथ सानिया मिर्जा की जो पोस्ट वो रीसेट कर रही हैं अपने बेटे के साथ, उसके बारे में भी बात करेंगे कि इंस्टाग्राम सानिया और उनकी तरफ से किस तरह का जो है रद्देमल सामने सानिया और शुएब की जो जोड़ी है बहुत पॉपुलर जोड़ी रही है पाकिस्तान की, और सानिया को तो पाकिस्तान की भाभी कहा जाता है। मैं यही कहने लगी थी कि सानिया को तो मतलब इतना प्यार मिलता था पाकिस्तान में आकर, पता नहीं मतलब लाइक मुझे लगता है कि ये जो और एक्चुअली अब ना शोबिस के अंदर जो तलाक की रेशियो बढ़ती जा रही है, बहुत ऐसे स्काई रॉकेटिंग की तरह काम चल रहा है। तो आज उस पर भी डिस्कस करेंगे यार। एक्चुअली हम पूछना ही चाह रहे, ढूंढना ही चाह रहे हैं कि वजह क्या हो रही है कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ ये इशू बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, शायद रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं। वो लाइमलाइट में रहते हैं ना और लोगों की नजरों में रहते हैं, तो पीपल आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट ईच एंड एवरी मूव ऑफ देम। और जब इस तरह की चीज सामने खैर ये तो फिर हम डिस्कस करेंगे, जब तो इंडेक्स में बता दिया उसमें बात करेंगे कि एक्चुअली क्या इशू है, तो देखेंगे डिटेल में। मतलब बहुत बहुत हर्ट होता है जब ऐसी प्यारी जोड़ियां जो हमें बहुत पसंद होती हैं वो जब इस तरह से अलहदा होती है, तो वाकई में दुख होता है। खैर विश देम बेस्ट ऑफ लक, जो उनको बेहतर लगा उन्होंने किया, हम उस पर तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, उनकी जिंदगी है वो बेहतर जानते हैं। तो लेकिन फिर भी इस चीज को कंटिन्यू करेंगे और इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे। तो ये थी जी हमारी इंडेक्स और हमने डिस्कस तो कर लिया है सारा, तो आज हम मजेदार सी बातें ये वाली सारी की सारी करने वाले हैं। तो यसी व्हाट डू यू से, शुड वी टेक अ ब्रेक? ब्रेक का सोचना चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि टॉपिक को डिस्कस कर लें या ब्रेक की तरफ जाएं। सो ब्रेक ले लेते तो हैं। अभी हम लोग इस वक्त क्या करने वाले हैं, इंडेक्स का जो लेकिन उससे सबसे पहले जो सबसे अहम खबर जो अभी हमें मौसूल हुई, एक्चुअली खबर पहले आ चुकी थी लेकिन ब्रेक से पहले मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूं कि हमारे साबिक वफाकी वजीर पीटीआई के रहनुमा मुराद राज की वालिदा की वफात हो चुकी है, वो इंतकाल कर चुकी हैं। अब सबसे अफसोसनाक खबर जो कि हमें आज मौसूल हुई है, सुबह सुबह उठते ही खबर हमें सुनने को मिली है कि वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब की वालिदा मोहतरमा शदीद अदालत के बाद निजी अस्पताल में बकाज़ा इलाज से इंतकाल कर गई हैं और नमाज जनाजा आज जुमे की नमाज के बाद मॉडल टाउन में अदा की जाएगी। बिल्कुल जी, हम लोग बात कर रहे थे एक्स चीफ मिनिस्टर जो है वज़ीर तालीम जो थे पंजाब के मुराद राज के बारे में, उनकी वालिदा आज कल इंतकाल कर गई हैं शदीद अदालत के बाद। तो हम दुआ गो हैं कि उनके अगले जो सफ़र है वो कामयाब रहे, खुदा उनकी आसानी करे आगे की मंजिल के लिए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और इसी के साथ साथ हम लोग लेते हैं एक ब्रेक के बाद जी वापस आएंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी के साथ। आप लोगों को बहुत सारी बातें आज मिलने वाली है। लेट्स जस्ट मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू एंड फॉर अस एज वेल। तो हम लोग भी जल्दी से चाय पकड़ लें अपनी और जल्दी जल्दी उसको अपने अंदर अंडेल लें, और उसके बाद हमने बहुत सारी बातें करनी है। तो जी स्टे ट्यून्ड, आपने कहीं भी नहीं जाना है, और लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप तक वापस आएंगे, देखते रहे सबकी आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। चूँकि आमना अब भी टाइम बहुत कम है, लेकिन सबसे मेजर टॉपिक जो इशू जो आज डिस्कस करना चाह रहे थे हेल्थ के हवाले से, जो कि हम एक्चुअली सबसे पहले डिस्कस करते हैं, लेकिन आज इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। दिसंबर और फरवरी के अंदर जो है इन्फ्लुएंजा और फ्लू का जो एक सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। लोग बहुत घर घर का मेहमान बन जाता है इन्फ्लुएंजा और फ्लू। हर बच्चे को फ्लू हो रहा है, सर्दी में वैसी बहुत ज़्यादा नाक बह रही होती है, बच्चों की टिश्यू पेपर बड़े यूज़ हो रहे होते हैं, बस ना ऐसे फेंके
जाओ। तो ये बड़ी सारी चीजें हमें बिल्कुल। देखने को मिलती हैं जी। अगर हम लोग स्पेशली सर्दियों की बात करें, सर्दियों की आमद है, नवंबर का हम लोग हाफ जो है वो ऑलरेडी गुजार चुके हैं और अगले बिल्कुल। हाफ में सर्दी जो है वो जोर पकड़ती हमें नजर भी आ रही है। और इस वक्त और उसके अंदर जो है अलार्मिंग सिचुएशन जो है हमें ऑफिशियल्स की तरफ से मिली है, और वो ये है कि इन्फ्लुएंजा की भी जो एक सूरत हाल है उससे भी कौम को लड़ना पड़ेगा। तो ये सारी बिल्कुल, ये सिचुएशन सब चीज़ें जो खांसी नज़ला जुकाम भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे दोस्त बन के हमारे साथ सर्दियों में चलते हैं, हमारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते, जो मेडिसिन ले लें, जो कुछ कर लें, लेकिन इनका हमारा साथ बिल्कुल जुड़ा रहता है। और मैंने भी बड़ी अब केयर करना शुरू कर दी है, अपना जो सर्दी का सारा कोट बाहर निकाल दिया है और उसके बाद जो है केयर करना शुरू कर दी है, टिश्यू ऑलरेडी रख दिए हैं, कभी भी हमला हो सकता है इन्फ्लुएंजा का, तो इस सब पे देखेंगे। और आज बिल्कुल इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शबाना नाज़िम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए मैम। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का और इतने स्पेशल जी 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 मैम, अब जैसे टॉपिक है या जो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सब पे बात कर रहे थे। कौमी इदारा सेहत की तरफ से भी जो है एक थ्रेट जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि इन्फ्लुएंजा हमारे लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। तो पाकिस्तान की में जो मौसमी इन्फ्लुएंजा है वो वाकई में इफेक्ट कर सकता है लोगों को काफी ज्यादा। तो इसके बारे में क्या कहेंगी कि वाकई में कितना ज्यादा थ्रेटनिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आना ये पहली दफा नहीं है, इसको इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम होता है फ्लू। फ्लू आपने सुना होगा, इन्फ्लुएंजा या कोल्ड फ्लू, ये हमेशा से सीजनल पेंडेमिक से कहा गया है। आप 1918 में देखिए तकरीबन 50 मिलियन के करीब लोग जो है इससे इफेक्ट हुए थे। ये जैसे ही सर्दी का मौसम आता है और सर्दी के मौसम में जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन मौसम के अंदर ऐसा होता है कि आउटब्रेक बहुत ज्यादा होता है। उसकी रीजन ये होती है कि आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, आपकी एयर जो है वो कंडेंस हो जाती है। तो इसकी वजह से एयर की वजह से आपके जितने भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ने का खतरा होता है। इन्फ्लुएंजा जो है एक ऐसी पेंडेमिक है जो कि हर उम्र के लोगों को इफेक्ट करती है, बच्चों को लेके बड़े हैं, बूढ़े हैं, इन सब के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। और ये खास किस्म की एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि हमारे ह्यूमन पे इफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी, डी, वैसे तो इसकी 4 है, लेकिन इसमें जो ए और बी है वो स्पेशली हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। यूजुअली तो ये ऐसा होता है कि ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता। तो 1 से 2 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये हमारे जैसे इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब वायरस आपकी बॉडी में दाखिल हुआ और उसके बाद उसकी अलामात जाहिर हुई, तो 1 से 2 दिन के अंदर जो है इसकी अलामात जाहिर होती हैं और हम ठीक हो जाते हैं। उसके बाद हफ्ता लेते हैं, 10 दिन कुछ लोगों को लगता है, लेकिन साथ साथ जो है सिंपल ट्रीटमेंट के साथ, प्रिकॉशंस के साथ ये ठीक हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अच्छा मैम, यहाँ पे सवाल ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअली इसके क्या सिम्टम्स होते हैं फ्लू के, इन्फ्लुएंजा के, क्योंकि इसको अगर सीरियस नोट पे देखा जाए, जहाँ हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, ज़रा हमें ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाता होता है, तो वो क्या सिम्टम्स हैं जो कि हमें नोट करने चाहिए? देखें, जहाँ तक सिम्टम्स की ताल्लुक है, इसका सिम्टम्स में सर्दी मौसम में होता है तो सर्दी लगेगी, नाक बहेगी। और इन्फ्लुएंजा जो है एक्चुअली ये है ही इन्फेक्शियस डिजीज जो हमारे नाक, गले और हमारे फेफड़ों को ऊपर इफेक्ट करती है। तो जैसे इसका ऑनसेट होता है तो उस ऑनसेट के साथ साथ हमें सर्दी लगती है, नाक का बहना, तेज बुखार इसमें 102 या इससे ज्यादा भी हो सकता है। उसके अलावा बॉडी पेन बहुत ज्यादा है, कमर का दर्द बहुत ज्यादा है, परसिस्टेंट कफ, खांसी जो है वो मुस्तकिल रहती है। उसके अलावा ये है कि भूख का ना लगना, प्यास का ना लगना, कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, पेशेंट अपने आप को लेथार्जिक फील करता है। इसके अलावा जो हैं बूढ़े हैं उनके अंदर वॉमिटिंग और डायरिया की भी शिकायत हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर शबाना से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर हम लोग बात करें इसके स्प्रेड होने की, तो इसमें ज्यादातर कैसे स्प्रेड होता है? एडवाइजरी की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो ये कहा गया है कि बुजुर्ग और 5 साल से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं और हामला खवातीन का भी स्पेशली जिक्र किया गया है कि इनको ये ज्यादा इफेक्ट कर सकती है और इनके लिए काफी थ्रेटनिंग हो सकती है, तो इनको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। तो इस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे कि इस पे स्प्रेड कैसे होगा और किन लोगों को ज्यादा जो है केयर की जरूरत है? देखिए, इसका जो ट्रांसमिशन है वो आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब कि अगर कोई शख्स इन्फेक्टेड है, वायरस आपकी बॉडी में चला गया, आप इन्फेक्टेड हो गए, तो उसके बाद अगर इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है, इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। तो उसके खांसने से, छींकने से जो ड्रॉप्स आपके गिरते हैं वो एयर में जो है एयर को पोल्यूटेड कर देते हैं उस एरिया को। उसके बाद कुछ इस सरफेस के ऊपर अगर ये कंटेमिनेशन हो जाता है और एक हेल्थी पर्सन इस सरफेस को छू लेता है या फिर
जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, उसके ड्रॉप्स हैं, उसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसकी वजह से जो है ये ट्रांसमिशन फैलता है। तो इसकी सबसे ज्यादा जो ट्रांसमिशन की वजह यही है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैलता है, और सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करता है उन लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज करता है। जैसे इम्यून सिस्टम का मतलब है हमारी बॉडी का वो मदाफती सिस्टम जो कि बीमारियों से लड़ता है। स्पेशली छोटे बच्चे, 2 साल से कम उम्र बच्चे, उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। उसके अलावा बूढ़े लोग जो 60 साल से ज्यादा है उनका, या फिर ऐसे इम्यून सप्रेसेंट लोग जैसे जिनको डायबिटीज है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, आर्थराइटिस के पेशेंट है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट पेशेंट है, सीओपीडी और चेस्ट डिजीजेस, या फिर अस्थमा के पेशेंट, या एलर्जिक पेशेंट, ये पेशेंट के ये हाई रिस्क पे होते हैं, इसलिए इनको फौरी तौर पे जो है प्रिवेंशन की जरूरत होती है। जी मैम, यहाँ पे बात की आपने जो है कुव्वत मुदाफ़त के बारे में, तो यहाँ पे वैक्सीनेशन का मामला भी सामने देखने में आता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वैक्सीन बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो एज का भी मसला आता है, लाइक आपने बात की प्रेगनेंसी का मसला भी है, और जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनको भी अफेक्ट करती है जो वैक्सीनेशन होती है, तो उसको आप ज़रा गाइड कीजिएगा। अच्छा यासिर, तुमने तो बिल्कुल वो बात की जो आम लोग कहते हैं, जिनको हम मिथ कहते हैं। वैक्सीनेशन कभी भी नहीं इफेक्ट करती। वैक्सीनेशन का मकसद ये होता है वैक्सीनेशन जी, इसमें जो वैक्सीनेशन है 6 महीने के बच्चे से लेकर आपको हर एज आगे 65 साल 70 साल हर उम्र के लोगों को जरूरी होती है। और ये जो आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, इस वैक्सीनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हाँ, अलबत्ता अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कोई इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं ले रहे हैं, कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके वो भी आपको रिकमेंड करेगा, और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। बल्कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को, जैसे मैंने कहा कि ये भी आपको वैक्सीन भी पूरी 100% सेफ्टी नहीं देती। वैक्सीन भी आपको 60 से 65-70% आपको सेफ करती है। उसके साथ साथ आपकी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और इसकी प्रिवेंशन में जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम लोगों के जितनी भी अवेयरनेस सेशन दे रहे हैं, उसका मकसद ये है कि लोगों को अंदाजा है कि ये महीने जो है इसमें आउटब्रेक हो सकता है आपके इन्फ्लुएंजा का या फ्लू का, तो आप शुरू से एहतियात रखें। एहतियात में जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने हाथ अच्छे से वॉश करें। अगर आपके घर में किसी को इन्फ्लुएंजा या फ्लू हो गया है, आपके नेबर्स में, आपके कुलीग्स में, तो आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि जब आप उससे हाथ मिलाएं तो अपने हाथ अच्छे से वॉश करें, आप मास्क पहन के रखें। उसके अलावा ये है कि अच्छा देखें, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं यासिर, मैं कहूंगी कि अगर हम कहते हैं कि हमने प्रिवेंशन करनी है, लेकिन कुछ ड्यूटीज उन लोगों की हैं जो कि इसमें इन्फेक्टेड हो गए हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि वो इस इन्फेक्शन को रोकें और अपने बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करें। अगर वो इसमें मुब्तला हो गए हैं तो उसका ट्रीटमेंट होगा, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी वजह से दूसरे लोग जो है इसमें मुब्तला ना हो। उनको चाहिए कि वो आइसोलेशन, अगर किसी को भी फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, तो आइसोलेशन। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लाजमी ऐड करना चाहूँगी। वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं तो आम बात यही है और आम लोगों का पर्सपेक्टिव यही है, वो यही परसीव करते हैं कि जो वैक्सीनेशन है वो एज अ प्रिवेंशन यूज़ की जाती है। और मतलब कि जो आपको इन्फ्लुएंजा अगर फॉर एग्जाम्पल हम उसकी वैक्सीन करवा रहे हैं तो वो उससे पहले होगी, बीमारी से पहले होगी। अगर इन्फ्लुएंजा किसी को है और उसके बाद वैक्सीन हो रही है तो क्या ये जो है उसके लिए थ्रेटनिंग हो सकता है? मजीद ये भी बात करूँगी कि जो इफेक्ट्स होते हैं किसी भी बीमारी के, वो 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं और एक लॉन्ग टर्म। तो क्या इन्फ्लुएंजा के कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं जो लंग्स को किसी तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, कोई भी बीमारी खतरनाक नहीं होती अगर उसको वक्त पे ट्रीट कर लिया जाए, लेकिन अगर आप सिंपल सी खांसी को भी ट्रीट नहीं करते तो वो भी चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। कोई भी चीज अगर आप इस बीमारी को भी अगर आप सही से ट्रीट नहीं करते और उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, उसकी खांसी बढ़ जाती है, उसका चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात है ये बीमारी नाक को, गले को और आपके लंग्स को इफेक्ट करती है। अगर आपने अपने लंग्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, खांसी को ट्रीट नहीं किया, इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली लाइफ थ्रेटनिंग होती ही ये जब है। अच्छा, दूसरा आपने सवाल किया वैक्सीनेशन का। देखें, वैक्सीनेशन आपको यूजुअली तो ये शॉट लगाए जाते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इनिशियली, अगर आपको नहीं हुआ, जो लोग इम्यून सिस्टम, लेकिन अगर किसी को इन्फ्लुएंजा या फ्लू हो गया है तो उसके बाद भी उसको ये वैक्सीनेशन, अगर उसने पहले
इसलिए नहीं लगाई तो वो लग पाए। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराई और उसके बाद भी आपको फ्लू भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा भी, लेकिन उसकी सिवियरिटी उतनी नहीं होगी, वो इंसान ज्यादा दिन तक इस इन्फेक्शन में मुब्तला नहीं रहेगा, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो सकता। तो जिस तरह कोविड का था कि अगर कोविड होगा भी तो वो इतना सिवियर नहीं होगा, इसीलिए जब अगर इन्फ्लुएंजा या फ्लू होगा भी तो वो इतना ज्यादा सिवियर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है जी। मैम लास्ट कंक्लूड करना चाहेंगे, मुझे ये बताइएगा कि ज़्यादातर कौन मोर इफेक्टेड पीपल जो है वो किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और वैक्सीनेशन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अवाम में इसकी एक्सेप्टेंस कितनी है? देखिए हमारे यहाँ तो ये है कि एक्सेप्टेंस तो होती ही नहीं है। हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम इससे अपने हद तक रखें और दूसरों को इससे बचाएं। जैसे मैंने कहा, इसमें ड्यूटी सबकी है, उन लोगों की भी जो इन्फेक्टेड हो गए हैं और उन लोगों की भी जो इन्फेक्टेड नहीं है। जो इसमें सबसे बड़ी प्रिवेंशन, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको किसी को भी जी अगर आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप हाइजीन, आप हाथ अपने बार बार धोएं, और किसी भी आप सरफेस को छुए हैं जो इन्फेक्टेड हो सकती है, क्योंकि इस का वायरस तो कोशिश करें आप तो अच्छे से आप अपनी प्रॉपर पानी प्रॉपर अपनी बैलेंस डाइट लें, अपना विटामिन D3 को मेंटेन रखें, और साथ साथ जो है लोग जो है जिनका ताल्लुक बहुत ज्यादा इन के पेशेंट से है, जैसे के मेंबर, तो उनको अपनी वैक्सीनेशन शॉट लेने की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शबाना नाज हमें गाइड कर रही थी बदलते मौसम के हवाले से, जो खांसी, नज़ला, जुकाम और ऐसी जो बीमारियां जो हमारे साथ साथ चलती हैं, और वायरस की हमने बात की, और इसको सर्दियों का पैंडेमिक भी कहा जाता है, उसके बारे में प्रिवेंशन क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, ड्यूरेशन और टाइम पीरियड क्या होता है इसका, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर की। और वाकई में यासिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे जो है सुनने को मिली जो मुझे पहले आइडिया नहीं था, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स का पता चला होगा जो वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ साथ माय फेवरेट टॉपिक, टाइम फॉर द माय फेवरेट टॉपिक, और हम लोग अब बात करने वाले हैं क्रिकेट की, और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया जी। बिल्कुल, वन सेकेंड, पाकिस्तान फाइनल पहुंच गया। सेमीफाइनल में आने के चांस भी नहीं लग रहे थे, वहां से भी आ गए, अब फाइनली पहुंच चुके हैं। और इतनी बड़ी जो है गेम जो खेली है लास्ट टाइम पाकिस्तान ने, इतनी मेहनत की, वाकई भाई उनकी एफर्ट काम आई है, पाकिस्तान आगे पहुंच गया है। और अब जो है वर्ल्ड कप की नजरें जो है सब पाकिस्तान और दीगर जो आसपास पिच में मौजूद है उन पर जा रही है, और इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त ये देख रही है कि पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस आ रही है अब आने वाले वक्त में। बहुत सारी लोग जो है वो कयास राइया कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को रिलेट कर रहे हैं। 1992 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर आया था तो उसको जो है रिलेट किया जा रहा है। मेलबर्न के ग्राउंड में पहले भी जो है 1992 में मेलबर्न में हुआ था, और अब भी मेलबर्न में ही हो रहा है, और वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है और बड़ा मजा आने वाला है। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप के मैदान में पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले जो सबसे मैच के बारे में जो सबसे अफसोसनाक वाकया जो पेश आया, हम आपके दुख में आपके साथ हैं, भारत ऐसे हो जाता होता है, कोई बात नहीं, और खेल है, कोई मसला नहीं है, इट इज नॉट अ बिग डील दैट मच कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस ले, कोई बात नहीं है, कप एशिया में ही रहेगा, आप टेंशन ना लें। अभी बहुत टाइम पड़ा है, अब अगले साल आ जाएगा, तब नहीं तो उससे अगले साल आ जाएगा। खैर ये वक्त बहुत पड़ा है, अब मैच खेल सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो है हमारा, क्योंकि यार कितने आदमी थे, 2 आदमी थे, और 2 आदमी ने पता नहीं क्या किया। अफसोस इस बात का कि 2 आदमी थे और पूरे मैच को आराम से सिमट कर वो ले गए, और इस बात का मुझे भी अफसोस है। मैं पूरी टीम के साथ उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ। और आज इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल राफी सर मौजूद है, हमारे सीनियर एनालिस्ट, जो कि बहुत मजेदार सी क्रिकेट से रिलेटेड बहुत मजेदार सी बातें करते हैं। राफी सर, आप सुन रहे हैं हमें? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, वर्ल्ड कप के हवाले से सिचुएशन क्या देखने को मिल रही है? सब पाकिस्तान सेमीफाइनल से अब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है, और आप देखें कि इस वक्त जो है क्या आपको लेकिन सर हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे कल के मैच की। इंडियन टीम चली ही नहीं, मजा ही नहीं आया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इंडिया की अगर हम टीम को देखें तो बड़े स्ट्रॉन्ग लोग, बड़े खौफनाक किस्म के मैच, मेरे ख्याल से तारीखी मैच कायम कर दिया उन्होंने, बड़ी मतलब बड़ा तारीखी मैच हुआ है कल, क्या कहेंगे? यादें माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। ये शेर क्यों पड़ा है, ये शेर क्यों पड़ा है, क्योंकि मुझे फौरन से मैच याद आ गया। पिछले साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो 7वां आलमी मेला था,
उसमें पाकिस्तान ने भारत को ऐसे 10 विकेटों से शिकस्त दी थी और मुझे फौरन से वो मैच याद आ गया, तो मुझे शेर इस साल पढ़ने का दिल आ गया। अब अगर कल के मैच से बात के हवाले से बात की जाए तो क्या शानदार खेले हैं बटलर। बटलर क्योंकि इंजर्ड तो काफी अरसे से, और पाकिस्तान में भी जो सीरीज खेली गई थी उसमें भी बटलर जलवागाजी के हुए। हम क्रिकेट फैन हमें काफी ज्यादा मायूसी थी कि बटलर क्यों नहीं खेले पाकिस्तान में, लेकिन बटलर अब जब खेलना शुरू हुए हैं तो जिस तरह वो खेलते होते हैं जम के उसी तरह। अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस पे बात करने से पहले अगर हम भारतीय मीडिया की बात करते चले, 140 से ज्यादा भारत में चैनल मौजूद हैं और वहां पे जो इस वक्त आलम है भारतीय चैनल्स के ऊपर, वो एक शौक का समा है कि इस वक्त उन्हें अपने कप्तान को नहीं छोड़ा, उन्हें अपनी मैनेजमेंट को नहीं छोड़ा, उन्हें अपने किसी बॉलर को नहीं छोड़ा, बैट्समैन को नहीं छोड़ा, इवन के सूर्या कुमार यादव जो बड़े शानदार क्रिकेटर हैं उन तक, और आईपीएल तक के ऊपर उन्होंने बात की है कि आप आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर्स को लेके आते हैं। आईपीएल तक के ऊपर बात की गई है कि आईपीएल के परफॉर्मेंस की क्या परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक को आप भूलें, कुछ को बातें सच्ची है। और दूसरी जानिब अगर कल के मैच की जो टॉप हाईलाइट है उसके हवाले से बात करता चलूं तो एलेक्स हेल्स है, इनके हवाले से बात करता चलूं। अगर शायकीन क्रिकेट को याद हो तो एलेक्स हेल्स के ऊपर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कुछ पाबंदियां लगा दी थी। ठीक है राफी साहब, यहाँ पे जो है जी, यहाँ पे वर्ल्ड कप सिचुएशन तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान की, जो हमें उम्मीद भी है कि पाकिस्तान जो है अच्छा अचीव कर जाएगा। ठीक है, हमें क्योंकि फाइनल आया, सेमीफाइनल क्रॉस किया, अब एक और मैच उन्होंने पास आउट कर लिया। अब सबसे पहले जो है मैच जो क्रिकेट टीम से निकलने वाली जो ये T20 थी, सबसे पहले निकलने वाली टीम सबसे पहले फाइनल में पहुंच गई है। अवाम जो है वो पागल हुई है और अवाम को यही लग रहा है कि वर्ल्ड कप हमारा ही है, बल्कि समझ के बैठे कि घर की बात है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो ऐसी सोच नहीं रख रहा क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान टीम कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, और जब भी हम पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं तो वो हमें मायूस करते हैं। तो मेरी आज तमाम तरह लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टीम से उम्मीद न लगाइए, आपको वर्ल्ड कप फिर जीत के दे देगी, लेकिन अगर आपने ज्यादा उम्मीदें लगा ली तो फिर दिल बर्दाश्त होने के लिए तैयार है। अच्छा सर, अगर हम लोग भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडियन क्रिकेट टीम पर इस वक्त काफी टफ टाइम चल रहा है। स्पेशली वो लोग सेमीफाइनल में जो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं और बहुत ही एक वन साइडेड मैच हमें देखने को मिला। गुस्सा देखने में आ रहा है आवाम की तरफ से, एग्रेशन बहुत है आवाम के अंदर। क्रिकेट के शायकीन तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, बल्कि यहाँ तक के जो क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो टीम के मेंबर्स हैं, उनके घरों का हिसार कर लिया है उनको मारने के लिए तुले डंडे सोटे लेके हम इनको मारेंगे, या हार कैसे गए? क्योंकि वो जो मीम चल रही है, 2 आदमी वाली, कितने आदमी थे, 2 आदमी ने पूरा मैच हरा दिया, तो वाकई वो समझते कि शर्म की बात है, वो बड़ा बेइज्जत कर रहे हैं पूरी टीम को। और जो है बाकायदा पुलिस जो है पूरे प्लेयर्स की जो टीम है इंडिया की, उनके घरों के आसपास उन्होंने नाके लगाए हुए कि भाई कोई इनको मारे ना, इनको बचा के रखने, आगे भी मैच खेलने हैं उन्होंने। तो खैर बड़ी एग्रेसिव टीवियां तोड़ दी है, पता नहीं राफी साहब क्या क्या कर दिया है। आप क्या कहेंगे सबके बारे में? क्या आप भी इस दुख में बराबर के शरीक है उनके साथ? देखें जी, एज अ क्रिकेट फैन, apart from being a sports journalist or sport analyst, as a cricket fan, ये बड़ी दुख और रंजो-गम की बात है कि किस तरह क्रिकेटर्स के साथ किया जा रहा है। कोई भी जानबूझ के नहीं हारता, कोई भी जानबूझ के बैड परफॉर्म नहीं करता। तो आपको बीइंग अ क्रिकेट फैन अपने दिल बड़े करने चाहिए, आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए हारें। और ये न सिर्फ भारत में बल्कि ये पूरा मिडिल ईस्ट। लेकिन बात हुई है ना राफी साहब, है तो ये गेम ही ना, खेल ही चलता है। जब कोई हारता है तो उनकी तरफ गुस्सा आता है, गुस्सा पाकिस्तान में भी ही आ जाता है, और कभी वहां जश्न होता है, कभी यहाँ जश्न होता है। लेकिन अब बारी यही है कि पाकिस्तान जश्न मना रहा है और वहां पे जो है ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। बिल्कुल जी, और साथ देखें कि अगर हार्दिक पांड्या जो जिन्हें कल के मैच में भी बड़ी शानदार बैटिंग की थी, उनका भी अगर बयान के ऊपर बात करते थे ना, आपसे कुछ अर्सा पहले उन्होंने बयान दिया था कि भारत की अगर 2 टीमें हों तो वो कोई भी मैच जीत सकती हैं। अगर यही बायलैटरल सीरीज होती ना, बिलीव मी इंग्लैंड इस तरह की परफॉर्मेंस ना कर पाता भारत के खिलाफ। पता नहीं क्या वजह है कि हम देखते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड के अंदर भारत उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरह की परफॉर्मेंस उसकी बायलैटरल सीरीज के अंदर होती है। अब ये वक्त है शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए टीम फॉर्मेशन में, शायद उनका एक पूल बहुत बड़ा है। अगर हम देखें तो अभी इस वक्त से विकेट कीपर की बात करते चले तो उनके पास विकेट कीपर बैट्समैन 2 मौजूद हैं, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक, दोनों की परफॉर्मेंसेज आउटस्टैंडिंग है। तो अब उनको ये नहीं समझ आ रही कि हम किसको फाइनल 11 में जगह दें।
अब इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है आपके पास, जब आपका पूल एक बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस सूरत में भी आपको डर्ट का सामना करना पड़ता है। तो शायद यह वक्त आ चुका है। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूं कि कल का जो मैच था उसकी प्लेइंग 11 में जी 3 आउट ऑफ 11 प्लेयर्स जो थे वो भारत के 30 प्लस थे। जब आपका इतना बड़ा पूल हो और उसमें से भी आप फिर एक्सपीरियंस की जानिब जाए, फुली एक्सपीरियंस कभी भी आपको जो है वो ग्राउंड में 100% नहीं दे सकता। जूनियर और सीनियर का कॉम्बिनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होता है। अच्छा सर, मजे की बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब हम लोग पाकिस्तान में जब मैच जीता जाता है तो हम लोग तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो ड्राइव करते हुए जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान जीत गया तो आई वाज इवन क्राइंग। लेकिन अगर पाकिस्तान हार जाए तो चाहे दिल अफसुर्दा जरूर होता है, लेकिन जुबान पे यही होता है तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तो लेकिन इंडिया की तरफ ये नजर नहीं आया। देखिए, एक्सेप्ट करना चाहिए था भारत को। हम लोग तो जिस तरह मर्जी हारे, जिम्बाब्वे से भी हारे तो हमने इस टीम को सपोर्ट किया है। और दो के फिटनेस के मसाइल के ऊपर हमने जरूर बात की थी कि फिटनेस के मसाइल और करनी भी चाहिए। देखिए, जहाँ पे नेगेटिव टीम हो उसको क्रिटिसाइज करना हमारा हक बनता है। अगर हम उसे हक जब क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर उसमें बेहतरी आएगी। तो इसके अलावा हमने तो सपोर्ट किया है। हमने भारत के खिलाफ जब पाकिस्तान मैच आ रहा है, मोहम्मद नवाज को लास्ट ओवर में रन हुए हैं, उसमें भी हमने सपोर्ट किया है इस टीम को। शायद हमारी सपोर्टें ये हैं, ये जो हमारे खिलाड़ियों को बिलीव देती है। अगर मैं और आप उस वक्त प्लेयर्स के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे होते तो शायद इस वक्त पाकिस्तान टीम में वो बिलीव ना होता कि वो साउथ अफ्रीका को हराए, वो न्यूजीलैंड को हराए, वो बांग्लादेश को हराए। क्योंकि हमने देखा माजी में भी कि जब टीम शुरू में बुरा परफॉर्म करती है, आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर फर्क जरूर है। तो राफेज साहब, यहाँ पे सवाल ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअली इंडिया की टीम की सिचुएशन आपने देख ली जिस तरह से हारे, क्या लगता है क्या ऐसी गलतियां उन्होंने की है? क्या उनकी प्रैक्टिस ठीक नहीं थी? क्या उनका मेंटोर ठीक नहीं था? क्या प्लानिंग ठीक नहीं थी जिस वजह से इतनी बड़ी रेशो से वो हार चुके हैं? देखें, सबसे जो बड़ा इंडिया को सेटबैक था वो जसप्रीत बुमराह का अनफिट होना था। अगर जसप्रीत बुमराह होते तो शायद इस तरह की सिचुएशन होती। लेकिन अगर ओवरऑल हम भारत की बैटिंग की बात करते चले ना, बॉलिंग तो आपकी सेकंड आई है। रन ऑन द बोर्ड एज सच नहीं थे, विकेट काफी फ्लैट था, बैट के ऊपर बॉल आ रहा था। लेकिन अगर स्टार की बात की जाए तो मैं अगर आपको स्टार्स बताऊं तो 28 बॉलों में 27 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने उस विकेट पे जिसपे 10 की एवरेज से चेस किया है इंग्लैंड ने। 16 ओवर्स में इंग्लैंड ने चेस कर लिया 170 रन, 10 अबव 10 की एवरेज से उन्हें चेस किया है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट में रोहित शर्मा स्लो हुए, कोहली ने भी 40 बॉलों में 50 रन की लीड खेली, फिर सूर्या कुमार यादव ने 10 बॉलों में 14 रन की लीड खेली। हार्दिक पांड्या के अगर 33 बॉलों में 63 रन को हम निगलेक्ट कर देना तो शायद ये 130 भी ना होता इंडिया का। तो मेरे ख्याल से रन ऑन द बोर्ड शॉट इस तरह का फ्लैट विकेट होता, अगर 190 के करीब रन होते तो शायद इंग्लैंड के लिए इतना आसान ना होता इसको चेज करना। क्योंकि 10-20 रन का जो प्रेशर होता है ना, वो आपको ओवरऑल तो शायद मेरी बात आपको देख के शायद आप दिल ही दिल हंस रहे हों कि 10 विकेटों से चेज हो गया है और 4 ओवर पहले चेज हो गया, 20 रन की बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा राफेज सर, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे। मुझे ये बताइएगा कि जब पिछले मैचेस हुए उसके अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, जो ग्रुप टास्क जो था ग्रुप परफॉर्मेंस थी, उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तानियों की तरफ से, पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन की तरफ से जो क्रिटिसिज्म हुआ वो काम कर गया। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि ये जो क्रिटिसिज्म है, अब जो बड़ा प्रेज मिल रहा है, तो पाकिस्तानी टीम तो बड़ी सरप्राइजिंग है। फाइनल में कुछ सरप्राइज तो नहीं मिलने वाला हमें? देखें जी, क्रिटिसाइज जरूर किया गया था। खिलाड़ी किसी के ऊपर क्रिटिसाइज, रिजवान और बाबर के अलावा किसी खिलाड़ी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया गया। क्रिटिसाइज किया गया है वो बोर्ड की मैनेजमेंट के ऊपर किया गया है कि आपने किस सिचुएशन में 2 इंजर्ड खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम के साथ कैरी करवाया। अभी भी वो सवाल है कि 2 इंजर्ड खिलाड़ी फहर जमान और उनके साथ साथ उस्मान कादिर को किस हैसियत से कैरी करवाया गया। सवाल तो अभी भी ये मौजूद है। और अगर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप लेके संडे को वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान वापस भी आ जाता है, यह सवाल फिर भी मौजूद रहेगा कि किस हैसियत से पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल बोर्ड ने 2 इंजर्ड खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम के साथ कैरी करवाया। जीतना चाहिए पाकिस्तान को, इस जीत की पाकिस्तान टीम को जरूरत है। और क्योंकि कुछ एक्स क्रिकेटर इनको
कौमी टीम से साइडलाइन किया गया, वो बेजा तनकीद जरूर कर रहे हैं। तो उनके भी मुंह बंद करने के लिए, शट अप कॉल देने के लिए ये कामयाबी बहुत जरूरी है पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप। और पाकिस्तान में जो ओवरऑल सिचुएशन है, मुल्की तौर पर सियासी हालात आपके सामने हैं। रोड इस वक्त भी पाकिस्तान के बाकी शहरों की तो ऐसा मुझे अपडेट नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद को लिंक करने वाले तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, रोड ब्लॉक है। इस वक्त मुल्की सिचुएशन है, लोगों का शदीद बदोबम है, इस वक्त ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, राफिज साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के। राफिज साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे और वर्ल्ड कप की सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे थे। चूंकि अब पाकिस्तान तो जीत चुका है, उम्मीद बहुत है, पाकिस्तान काफी अच्छी अचीवमेंट ले चुका है, लेकिन जो नुकसान भारत की तरफ से हुआ ना, मुझे फिर भी अफसोस है। चाहे यार जो भी हमारा हमसाया है, ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ से कप एशिया में ही रहने वाला है। मैं आई एम वेरी मच यू नो, मैं बड़ी मोटिवेटेड इंडिया को तसल्ली दे रहे हैं कप एशिया में रहेगा, ठीक है, आप हमारे हमसाया हैं, कोई बात नहीं, इस तरह का मसला चलता रहता है। आप हमारे हमसाया से दुख के बराबर में शरीक भी हैं, चाहे हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी होता है, लेकिन फिर भी अफसोस है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से किसी भी सरप्राइज की उम्मीद की जा सकती है यहाँ से। तो अच्छा, अब बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में, बहुत ज्यादा बात हुई और क्रिकेट से याद आया एक बहुत नाइट जो है मसला और एक वाकया पिछले कुछ टाइम से गर्दिश करती हुई जो खबरें थी, वो आखिरकार यू नो अफसोसनाक तौर पर जो है वो सच साबित हो गई हैं। और यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहूंगा कि जहाँ पे इंडिया को उनका एक लॉस हुआ है, वहाँ पे तो हमें भी यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। क्या मतलब अगर आप हार गए हैं तो आप हमारे से ऐसे करेंगे, हमारी भाभी को वापस लेके जाएंगे आप? तो सानिया मिर्जा पाकिस्तान की भाभी, जो कि शोएब मलिक के साथ उनका एक 10 साल का उससे ज्यादा रिलेशन रहा है और आइडियल एक कपल हमारे लिए रहा है। और वाकई में इंडिया की भाभी जो थी वो मेरे ख्याल में वाकई में ये जो नजरे बद का एक फैक्टर है ना, ये सच्चा होता है। अगर हम देखें रीसेंट सिनेरियोज को, तो सजल एंड राहत वाज सो ब्यूटीफुल टुगेदर, वो कितने प्यारे लगते थे, लेकिन बहुत ही मुख्तसर रहा उनका सफर भी। अगर हम लोग फेरोज खान की बात करें तो एक लंबे सफर के बाद उनकी भी अलहदगी होगी। लेकिन सानिया मिर्जा और शोएब मलिक, आई वाज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि सेमीफाइनल्स में मैंने शोएब मलिक की एक वीडियो देख रही थी और उसके अंदर ही वाज लाइक डांसिंग और नच पजाबन, और वो बड़ा मजेदार। पता नहीं एक्चुअली क्या इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से अलहदगी होना उनके लिए लाजमी करार, और बड़े पुरअमन तरीके से अलहदगी होती है कि हाँ अब हम साथ नहीं रह सकते, अब हम अलग रहेंगे, लेकिन हाँ हमारे रिलेशन वैसे रहेंगे, हमारा जो है एक मोहब्बत वैसे रहेगी। इससे लाइक इमरान खान और जमाइमा का चलता है ना, ट्वीट पे इनकी मोहब्बत का इजहार चल रहा होता है, तो सेम एज इट इज इनके बयान भी सामने आ जाते हैं। इनका एक छोटा बेटा है, आई थिंक 4-5 साल का, जहान नाम है उनका, तो वो भी इनके साथ मौजूद है। उनकी सानिया मिर्जा की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनकी पिक्चर्स भी पोस्ट की गई हैं और उसमें भी जो है इसी तरह के लम्हात जो हैं वो शेयर किए गए, और उन्होंने यही कहा है कि कहते हैं हम ये लम्हात जो हैं, मेरे जो मुश्किल लम्हात है उसके अंदर मेरे लिए जो ताकत है वो मेरा बेटा है, और इस तरह की जो कैप्शंस हैं वो लिखी गई हैं। और इस वजह से ये भी रिपोर्ट भी बड़ा अफसोसनाक है, और ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इंस्टाग्राम से शोएब मलिक की जो तस्वीर थी उनके साथ वो भी डिलीट हो चुकी हैं, तो यहाँ पे ये भी न्यूज़ आनी है। तो खैर सेपरेशन के हम भी खिलाफ हैं कि डिवोर्स और सेपरेशन है, नाराज़गी हो जाती होती है, लेकिन उसका हल निकालना चाहिए। सेपरेशन जो है ये बहुत बड़ा, अगर हमारी सेलिब्रिटीज, हमारे इतने बड़े बड़े लोग अगर इस तरह का मैसेज दे रहे हैं एक्चुअली कि अगर वो कर रहे हैं तो फिर तो कॉमन पर्सन इस तरह की अगर हरकत करता है, ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, खुदा ना करे, तो मेरे ख्याल से उनके लिए तो कॉमन सी बात है। अगर बड़े लोग इस तरह से करेंगे तो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि हम यही चाहते हैं कि जितने में जोड़े हैं जो खसूसी हमें अच्छे लगते हैं, जो नहीं होना चाहिए, तो कम से कम आप इस बात का ख्याल रखा करें, क्योंकि आपकी जो है हमारी कौम के साथ बड़ी मोहब्बत जुड़ी हुई होती है, तो कम से कम इसका ख्याल कीजिएगा। एग्जैक्टली। और अगर हम लोग इस सिलसिले को देखें तो वाकई ही में एक हमारे लिए एक अफसोसनाक खबर है। टेनिस स्टार थी और हमारी भाभी थी, एक एफिलिएशन थी हमारी उनके साथ और बहुत अच्छी एफिलिएशन रही। अजहान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरत बातें की और उन्होंने यही कहा कि अजहान जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन मैं बेहद खुश थी और अपनी फीलिंग्स का उन्होंने इजहार किया और बहुत सारी बातें की गई। और स्पेशली अजहान के लिए वो शोएब मलिक स्पेशल दुबई से आए थे और पूरी फ्लाइट लेकर वहाँ पे उनकी सेलिब्रेशन की गई थी, उनकी तस्वीर भी यहाँ पे वीडियो वायरल हो चुकी हैं और सबके बारे में बात कर रहे हैं। जाहिर बात है यहाँ पे एक्चुअली हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बच्चों पे ना बहुत इफेक्ट पड़ती है चीजें, और एक्चुअल में इफेक्ट बच्चे ही होते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो वाकई में जो ऐसी फैमिलीज होती हैं जो जहाँ पर सेपरेशन हो जाती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियली और मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते नजर आते हैं और उनका जो सेल्फ स्टीम होती है बहुत
बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। और वाकई में अजहान इज सच अ क्यूट बॉय यार, बहुत प्यारा है वो अब माशाल्लाह। वो बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है। लाइक मुझे वो फिल्म याद आ जाती है जिंदगी कितनी हसीन सी है, फिरोज खान की, जो एक्चुअली उनकी अब अपनी पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट हो चुकी है वो Exactly. फिल्म। और जिसमें वो बच्चा वो कह रहा होता है कि मुझे चॉकलेट और लॉलीपॉप दोनों पसंद है, मैं दोनों को खाना चाहता हूँ, दोनों को आइसक्रीम साथ रखना जैसी है चाहता और हूँ। पापा मुझे चॉकलेट लगते हैं। तो ये वाकई में वी वांट के दुआ गो तो ज़रूर है कि जो भी उनका फैसला हो वो उनके लिए बेहतर साबित हो। और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल में यासिर हम लोग महंगाई पर थोड़ा सी नज़र डाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और महंगाई पर नज़र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो महंगाई ने जी दोबारा से जोर पकड़ लिया जी है। बिल्कुल, वर्ल्ड कप के साथ साथ पाकिस्तान ये जो महंगाई है उसने भी सेंचुरियों पे सेंचुरियां मारना शुरू कर दी हैं। आलू Exactly. टमाटर प्याज पता नहीं कहाँ कहाँ तक उनके रेट पहुंच चुके हैं। लेकिन यासिर इस वक्त हमारा जो वक्त है ना वो काफी हद तक समाप्त हो चुका है। तो इस पर कल हम आपको डिटेल नोट देंगे, आपने घबराना नहीं है। आपको बताएंगे कि महंगाई आपको इस वक्त कितना इफेक्ट करने वाली है। इस पर कल डिटेल में बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन अगर आज हम अपनी बातों के बारे में बात करें, जो आज हमने बेशुमार बातें की हैं, उसमें सबसे पहले तो था नवाज शरीफ की वतन वापसी, शहबाज शरीफ की उनसे बहुत सारे मामला पर डिस्कशन। फिर हमने इमरान खान साहब के बात की कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दायर दरख्वास्त पर उनका क्या रद्द अमल है। फिर उसके बाद हमने बात की अरशद शरीफ के बारे में, उनको इंसाफ कब मिलेगा। बहुत डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस भी हुई, डिबेट्स भी हुई। देन हम लोगों ने बात की महंगाई के बारे में, कल बात करेंगे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्रिकेट पर बात की, सेहत पर बात हुई, इन्फ्लुएंजा पर बात हुई। और ये सारी बातें आज हमने की। उम्मीद करते हैं आज आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और बोर तो आप बिल्कुल नहीं होंगे। और आज जिन सब गेस्ट हमें ज्वाइन किए थे, स्पेशली डॉक्टर शबाना नाज और आगा साजिद साहब, और इनके अलावा हमें एक और साहब ने जी उन्होंने भी ज्वाइन किया था। आप और सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। किया था और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अपना कीमती वक्त आप हमें देते रहते हैं और इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक्स अच्छा के लिए भी आगे जो भी डेवलप जाएंगे उन पे नजर डालने के लिए, एनालिसिस लेने के लिए आपका हमें साथ चाहिए होगा। आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। तो जी इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह बहुत ताजा होगी। देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ।